अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये तैयार की है डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान साहब, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर जो है वो 3 से 4 बुक्स का जो है डिटेल जो है उसका मटेरियल वो शामिल किया गया है। आपको किसी नोट्स को किसी बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उसके एग्जांपल के साथ देखेंगे। रिलायबिलिटी जो है वो किसी भी चीज़ टेस्ट की जो है कंसिस्टेंसी जो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर एक टेस्ट हमने लिया उसका रिज़ल्ट जो है फिर अगेन दूसरी टेस्ट को लिया तो जो बाद में रिज़ल्ट आया उन दोनों का जो रिज़ल्ट है उसको हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर वो उनमें कंसिस्टेंसी है तो वो हमारा जो है वो टेस्ट रिलायबल होगा, और अगर उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं होगा। यानी इसमें हम डिपेंडेबिलिटी और ट्रस्टवर्थीनेस देखते हैं। हम इसमें देख रहे होते हैं कि किस कदर कंसिस्टेंसी है एक टेस्ट के अंदर, जो एक टेस्ट पहले लिया गया और एक टेस्ट बाद में लिया गया उसमें किस कदर जो है कंसिस्टेंसी है। ये टेस्ट जो है वो हमें जो है बताता है कि इफ़ अ टेस्ट इज़ अनरिलायबल देन स्कोर विल लाइकली be quite different every time the test is administered। कि जो रिज़ल्ट्स हैं जब वो अनरिलायबल तब होगा कि जब उसके जो टेस्ट के एक के रिज़ल्ट हैं वो दूसरे के रिज़ल्ट के साथ वो मैच ना करें। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट से एक टेस्ट लिया और तो उसमें क्या है बच्चों के जो हैं वो 75 मार्क्स आ गए और नेक्स्ट डे फिर आपने टेस्ट लिया है तो 45 मार्क्स आए हैं, तो इट मीन कि ये अनरिलायबल टेस्ट है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और अगर वो जो है वो 75 वाला जो है वो 80 ये पे मतलब एक दिन उसने 75 मार्क्स लिए, अगले दिन वो 80 पे चला जाता है या समझे कि वो 68 पे चला जाता है, यानी नियर अबाउट 5-10 का डिफरेंस होता है, तो वो टेस्ट जो है वो रिलायबल होगा। अगर 5-10 से डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो टेस्ट अनरिलायबल होगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितने नंबर का टेस्ट होगा जो नेक्स्ट टाइम वो जो है वो सेम नंबर नहीं आएंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी टेस्ट 100% जो है ना वो रिलायबल हो, उसके जो स्कोर्स हैं 100% कंसिस्टेंट हो। हाँ, नियर अबाउट कंसिस्टेंसी हो सकता है कि अगर 75 मार्क्स हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 72 आ जाएं, 78 आ जाएं, मतलब इस तरह मार्क्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बड़ा गैप है वो अगेन टेस्ट से वो नहीं आता। तो इसको जो है ना वो हम जो ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। और इस रिलायबल कोफिशिएंट जो है इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। अगर वो जो है उसकी जो मेजरमेंट जो स्केल है जो उसका कंसिस्टेंसी है वो अगर 1 के नज़दीक होगी, यानी कि वो 100% अप्रॉक्सीमेटली 100% होगी, मार्क्स जितने पहले आए थे नियर अबाउट उतने ही आ रहे होंगे, तो वो जो है वो हमारी 1 पे होगी। और जिस कदर मार्क्स जो है ना कम आ रहे होंगे उस कदर वो हम 0 के पास होंगे, और जितना हम 1 के पास होंगे हमारी कंसिस्टेंसी जो है टेस्ट की वो रिलायबल होगी, और जितना हम 0 के पास होंगे तो हम अनरिलायबल होंगे। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि जो ये याद रख लें कि कोई भी टेस्ट जो है वो परफेक्टली रिलायबल नहीं होता। वो नियर अबाउट तो हो सकता है, हाई रिलायबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन वो 100% जो है ना वो रिलायबल नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़ कि जो वैलिड टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होगा, और जो ये ज़रूरी नहीं कि रिलायबल टेस्ट भी वैलिड हो। अब आपको इस बात की समझ नहीं आएगी, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक सर्कल है जहाँ पे आपने एक पॉइंट फिक्स किया कि इस पॉइंट पे, मिसाल दे रहा हूँ कि आपने वहाँ पे एरो जो है ना वो वहाँ पे जो है ना आपको तीर को आपने वहाँ फेंकना है। अब क्या होता है कि आपका तीर जो है वो हर दफ़ा एक ख़ास डिस्टेंस पे उसके जाके लग रहा है, यानी जो पॉइंट आपने फ़िक्स किया वहाँ पे तीर नहीं लग रहा, तो एक जो ख़ास डिस्टेंस एक ख़ास पॉइंट है वहाँ पे मुसलसल आपका तीर लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपकी रिलायबिलिटी तो आ रही है कि हर दफ़ा जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहे हैं, जहाँ पे आप मारना चाहते हैं वो वहीं पे जिस जगह पे आप फेंकना चाहते हैं तीर को वहाँ तो जा नहीं रहा, लेकिन जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे मुसलसल जा रहा है। तो आपकी ये रिलायबिलिटी तो हो गई कि आपका हर दफ़ा वो वहाँ पे एरो लग रहा है, लेकिन जो आपकी वैलिडिटी तब होती जब जो पॉइंट हमने फ़िक्स किया वो वहाँ पे होता। या जैसे उसने एक
मिसाल दी है कि जो सोशल स्टडी का जो एक बच्चे को जो है उसे सोशल स्टडी का जो कंसेप्ट है उसको तैयार करने के लिए कहा गया, और वो क्या करता है कि सोशल स्टडी के फैक्ट्स जो है उसको वो मेजर कर लेता है, उसको तैयार कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये वाला रिलायबिलिटी तो उसकी हो गई कि हर दफ़ा वो फैक्ट्स पे जा रहा है, लेकिन जो वैलिडिटी वो नहीं होगी। इसके साथ ही इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, रिलायबिलिटी की 4 टाइप्स हैं। जिससे पहला है स्टेबिलिटी, जिसको आप कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। दूसरा जो है इक्विवेलेंस, जिसे आप पैरेलल भी कह सकते हैं। थर्ड टाइप्स है इसकी इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, एंड फोर्थ टाइप है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो हम एक एक की तरफ चलते हैं। स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब सिंपल यही है कि टेस्ट रिटेस्ट जो है स्टेबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कि एक टेस्ट आपने लिया, उसके जो है मार्क्स जो हैं वो आपने मेजर किए, स्कोर मेजर किए, अगेन टेस्ट लिया कुछ टाइम के बाद वही टेस्ट, तो अब फिर अगेन जो है आपने स्कोर मेजर किए, और फिर आप देखेंगे कि वो किस कदर जो है ना वो रिलाय, अगर वो अपने जितने पहले स्कोर लिए थे उसके करीब करीब फॉल कर रहा है तो वो रिलायबल है, और अगर बहुत दूर है तो वो अनरिलायबल होगा। हाँ, ये याद कि टेस्ट जो है वो सिमिलर होगा और सेम ग्रुप से लिया जाएगा, सेम कंडीशन में लिया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो मसला ये होता है कि इसमें टाइम का जो है ना वो टाइम का मसला होता है कि अगर तो एक टेस्ट को लेने के बाद दूसरा टेस्ट आप जो है ना वो 2-4 दिन बाद ले, यानी आज लिया तो कल ले लेते हैं, 1 हफ्ते के बाद ले लेते हैं, तो पहले टेस्ट की काफ़ी चीज़ें जो है ना रिटेन होंगी उस शख्स में, और वो अगेन जब वो करेगा तो उसे उसकी जो कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसको चीज़ें याद। या इसी तरह अगर आप 1 मंथ के बाद जो है ना वो अगेन टेस्ट लेते हैं तो हो सकता है कि उसमें मेच्योरिटी लेवल इतना बढ़ गया हो जिसकी वजह से फिर कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा हो जाए। खैर, इस टेस्ट का तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है कि इसमें प्रोसीजर ये है कि एडमिनिस्टर द टेस्ट टू एन अप्रोप्राइट ग्रुप, एक ख़ास ग्रुप से, एक मुनासिब ग्रुप से आप टेस्ट लेंगे और एक टाइम के बाद, ये इसको 2 हफ्ते भी कह सकते हैं, जितना भी एक टाइम, उसके बाद आप फिर दोबारा टेस्ट लेंगे। फिर दोनों टेस्ट के जो रिज़ल्ट होंगे उनको कोरिलेट करेंगे आप, और फिर जो रिज़ल्ट होंगे वो बताएंगे। ये इसका था प्रोसीजर था। और इसमें जो सबसे बड़ी जो एक वजह होती है वो ये होती है कि इसमें टाइम का मसला बन जाता है कि आप कितना टाइम जो है वो कितने टाइम के बाद टेस्ट ले रहे हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ये है कि 2 से 6 हफ्तों के जो है ना इसके दरमियान में हमें टेस्ट दोबारा जो है टेस्ट लेना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा वो इक्विवेलेंस है, सेकंड टाइप्स। इक्विवेलेंस ये होता है कि जिसको हमने पैरेलल भी कहा था, एक टेस्ट हम लेते हैं, मतलब एक ख़ास एक सिलेबस कंटेंट है जिसमें से उस कंटेंट में से आपने एक टेस्ट बनाया और फिर आपने उसको एक टेस्ट को आज ले लिया, वेरी नेक्स्ट डे आपने फिर उसी कंटेंट में से एक और टेस्ट बना के फिर दूसरे दिन ले लिया। यानी ये बात भी याद रखनी है कि जो वेरिएबल है वो सेम हो, जो एटम है क्वेश्चन है वो सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायरेक्शन है, स्कोर, यानी तमाम काम सेम हों। और एक टेस्ट लिया, अगले दिन दूसरा टेस्ट ले लिया, एक टेस्ट एक दिन ले लिया, या समझे कि मॉर्निंग में एक टेस्ट ले लिया, एक इवनिंग में टेस्ट ले लिया, और फिर इन दोनों के आप जो रिज़ल्ट को जो देखेंगे इसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं। इफ़ 2 टेस्ट आर इक्विवेलेंट दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि आप उसको आगे पीछे करके इन 2 टेस्ट, एक कंटेंट में से आपने 2 टेस्ट बना लिए और एक टेस्ट को आप एक दिन में ले लेते हैं और दूसरे टेस्ट को फिर किसी दूसरे दिन ले लेते हैं। और अगर वो जो दोनों के नंबर हैं वो अगर ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा जो है ना वो मुतासिर नहीं हो रहा है, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, रिलायबल होगा। और अगर दोनों के जो हैं नंबर जो हैं वो प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट भी कह सकते हैं, अगर नंबर जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट वेरी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट जो नहीं होगा वो मतलब अनरिलायबल होगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा कि एडमिनिस्टर 1 फॉर्म ऑफ अ टेस्ट टू एन अप्रोप्राइट ग्रुप, एक टेस्ट एक ख़ास ग्रुप से लें, एट द सेम सेशन और शॉर्टली देयर आफ्टर एडमिनिस्टर सेकंड फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप से आप दूसरा टेस्ट ले लेते हैं उसी दिन, अगले दिन, फिर इन दोनों के रिज़ल्ट देखते हैं और फिर उसको आप मेजर कर लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं। और इसमें यह है कि इफ़ द रिज़ल्ट
resulting coefficient of equivalence is high, the test has good equivalent form reliability। अगर वो उनके coefficient high होंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसमें equivalence form जो है वो ज़बरदस्त होगी। अच्छा, इसमें मसला क्या आता है? इसमें एक तो दो चीज़ों का मसला आता है। एक तो ये है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल पहले था, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो डिफ़िकल्टी लेवल ना हो। मिसाल के तौर पे कि आप कंटेंट सेम है, 4 चैप्टर हैं जिसमें से आपने पेपर बनाना है। आपने एक पेपर उसी 4 चैप्टर में से बनाया, दूसरा भी उसी 4 चैप्टर में से पेपर बनाया। अब हो सकता है कि जो पहला डिफ़िकल्टी लेवल है और जो दूसरा टेस्ट उसी में से जो बनाया है उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, वो डिफ़िकल्टी लेवल फ़र्क हो सकता है कि उस जो देने वाला पेपर देने वाला है उसके लिए मसला हो। खैर, इसको हम फिर भी किसी तरह टैकल कर सकते हैं कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं कि हम डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो स्टैंडर्डाइज तरीके से देखें और हम उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कम से कम करें। लेकिन जो अगली चीज़ ये है कि जैसे हमने कहा कि हम अगर हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है तो मिड के 2 पेपर बना दें एक ही सब्जेक्ट के, और एक आज ले लें एक कल ले लें, तो ये मुश्किल होगा, ये फिजिबल नहीं होगा। हमने तो वो चीज़ करनी है जो हमारे लिए पॉसिबल भी हो। थर्ड टाइप की तरफ से आते हैं। थर्ड टाइप जो रिलायबिलिटी की है वो ये है इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी। अब ये देखें, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी भी हमने पढ़ा, पहली टाइप स्टेबिलिटी पढ़ी थी, दूसरी हमने इक्विवेलेंस पढ़ी थी। अब वो कह रहा है कि तीसरी टाइप स्टेबिलिटी और इक्विवेलेंस जो है ना वो दोनों हैं। अब स्टेबिलिटी का आपको पता था कि एक टेस्ट हमने लिया, उसके जो मेजरिंग स्कोर है, और अगले दिन फिर हमने वही टेस्ट जो है अगले दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 6 हफ्ते बाद हमने दोबारा ले लिया और फिर उनके मेजरिंग स्कोर को आपस में कोरिलेट किया था। ये था स्टेबिलिटी टेस्ट। इक्विवेलेंस टेस्ट ये था कि हमने सेम कंटेंट में से एक टेस्ट बनाया और भी उसमें से वो ले लिया आज, और दूसरा इंटरचेंजेबली दूसरा टेस्ट हमने अगले दिन ले लिया, फिर उन दोनों का कंपैरिजन किया। तो ये था हमारा इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे जब दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं तो इसमें एक तो हमें ये सहूलत हो जाएगी कि टेस्ट हम वैसे इक्विवेलेंस की तरह ही ले रहे हैं और चीज़ हम स्टेबिलिटी भी साथ में इजाफी से मुय्यद कर रहे हैं। पहले मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि एक टेस्ट बनाया और उसको आपने आज ले लिया। अब वो टेस्ट आपने आज ले लिया, अब ये समझें कि स्टेबिलिटी का भी तरफ से भी इसकी हम स्टेबिलिटी भी मुय्यद कर लेंगे और इसकी हम जो है ना इक्विवेलेंस भी मुय्यद कर लेंगे। अब इक्विवेलेंस के लिए हमें दूसरा टेस्ट भी लेना है तो अगले दिन जो है हम दूसरा टेस्ट ले लेते हैं। अब इक्विवेलेंस के लिए दूसरा टेस्ट भी हो गया और स्टेबिलिटी के लिए भी तो हम टेस्ट रीटेस्ट करते थे ना, तो जो दूसरा टेस्ट लिया हम उसी दूसरे टेस्ट की बुनियाद पे हम स्टेबिलिटी भी मुय्यद कर लेते हैं। यानी स्टेबिलिटी के लिए हमें 2 टेस्ट लेने होते हैं ना, कि एक टेस्ट लिया और उसके बाद दूसरा टेस्ट लिया और फिर उनका हमने कंसिस्टेंसी देखी। तो इक्विवेलेंस के लिए हम 2 टेस्ट लेते होते थे, तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंस के लिए वही एक टेस्ट लिया और अगले दिन दूसरा टेस्ट ले लिया और उसी से स्टेबिलिटी भी मुय्यद कर लिया और इक्विवेलेंस भी हमने मुय्यद कर ली। तो ये जो है ना, ये हमें दोनों चीज़ें एक ही टाइम में हम इससे मालूम कर सकते हैं। द अप्रोच assess stability of score over time as well as the equivalence of the 2 sets of atom, यानी हम दोनों काम उसमें से एक की तरफ कर ले होते हैं। ये कि इसमें एक मसला है, मसला ये है कि इसमें जो हैं चूँकि 2 चीज़ें आ रही होती हैं तो इसमें एरर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जो इक्विवेलेंस भी है स्टेबिलिटी भी है तो इसमें जो है एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि एडमिनिस्टर 1 फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू एन अप्रोप्रिएट, एक टेस्ट लिया हमने एक सेम ग्रुप से और कुछ टाइम के बाद हमने अदर जो है फॉर्म ऑफ टेस्ट टू द सेम ग्रुप, दूसरा टेस्ट जो है ना वो हम उसी ग्रुप से ले लिया। तो उन दोनों के रिज़ल्ट को जो हमने स्कोर लिए उनको कोरिलेट किया और फिर उनके रिज़ल्ट को जो है हमने वो कंक्लूड कर लिया। या फोर्थ टाइप जो हमारी है वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी इसमें ये है कि पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लें कि आप एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आप यानी मिसाल के तौर पे आप मैथ का एक टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन एक फार्मूले से हल हो रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो हम इस फार्मूले को लगाते हुए हम जो है वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो हैं हम हमने पेपर में दिए हैं। तो ये होगी उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कि वो जो फिर बच्चा है वो जो हल करने वाला है वो उस फार्मूला उसे आता है, उस फार्मूले की समझ है, तो वो एक क्वेश्चन नहीं वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो है ना वो हल कर लेगा। तो ये इससे हम जो है उसकी रिलायबिलिटी जो है यानी यहाँ पे लिखा हुआ है एटम इन अ सिंगल टेस्ट आर कंसिस्टेंट अमंग देमसेल्फ एंड विद द टेस्ट एज ए होल।
कि एक जो है वो उसमें जो क्वेश्चन है वो भी कंसिस्टेंट है और वो टेस्ट एज ए होल भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो उसका एक ही हमारे पास जो फार्मूला है। इसकी फिर तीन जो हैं वो मज़ीद इसको अप्रोचेज़ हैं डिफरेंट। वो एक है स्प्लिट हॉफ, एक है कुडर रिचर्डसन और थर्ड है क्रॉनबेच अल्फ़ा। इन तीन तरीक़ों से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। ईच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एटम इन अ सिंगल टेस्ट दैट इज़ टेकन ओनली वंस, कि हर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन इतनी प्रोवाइड कर रहा होता है कि मतलब हर टेस्ट में जो है वो एक सिंगल फार्मूले से ही हम पूरे टेस्ट को जो है वो जज कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और दिस अप्रोच इज रिकवर ओनली वन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसमें सिर्फ एक ही जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। सम सोर्सेज ऑफ मेजरमेंट एरर सच एज डिफरेंसेस इन टेस्टिंग कंडीशन आर एलिमिनेटेड। तो इसमें जो डिफरेंस हो गए वो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि एक ही फार्मूला है। तो इसकी जो तीन चीज़ें थी वो एक था स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ का मतलब ये होता है कि आपका टेस्ट जो है ना वो लॉन्ग है, वो बड़ा है, तो आप टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। कि आप ये कह सकते हैं कि अगर उसमें 8 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक तरफ कर लेते हैं, इवन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक तरफ कर लेते हैं, या उसका हाफ एक तरफ कर लेते हैं, हाफ दूसरी तरफ कर लेते हैं, और फिर इनको टेस्ट को लेके आपस में फिर बाद में हम उनके जो है ना रिज़ल्ट को कंबाइन करके फिर हम कोरिलेट कर लेते हैं। जो इसको जो है ना, यानी आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं कि एडमिनिस्टर द टोटल टेस्ट टू अ ग्रुप। एक टेस्ट जो है वो बच्चों से लिया मुकम्मल तौर पे, तो उस टेस्ट को क्या किया हमने, हाफ में तकसीम कर दिया, सब सेट बना दिया उसके, और यानी आड और इवन में तकसीम कर दिया। फिर हम क्या कर दिया, कंप्यूटर पार्टिसिपेंट स्कोर ऑन द टू हाफ, उनके जो अलग अलग जो है ना जितने उन जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने उसमें शामिल हुए उस टेस्ट को देने के लिए, उनके दो अलग अलग और फिर उनके आड और इवन में कन्वर्ट करके उनके जो है बाद में हमने मार्क्स ले लिए, उनको आपस में कोरिलेट कर लिया। और इसमें कौन सी चीज़ लगाते हैं, स्पेयरमैन ब्राउन कोरिलेशन फार्मूला लगाते हैं और इससे हम रिज़ल्ट को मेजर करते हैं। तो कुडर रिचर्डसन और ये क्रॉनबेच अल्फ़ा रिलायबिलिटी, यही रिलायबिलिटी होगी जिसमें हमारे जो है ना वो टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे एज वो सेम होंगे और उसका जो टेस्ट है वो एज ए होल भी सेम होगा, यानी एक ही फार्मूले से वो चीज़ें जो हैं वो हल हो रही होंगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने फार्मूले नहीं लिखे, तो देखिए कि अब चूँकि सॉफ्टवेयर आ गए हैं और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए जो है ना वो फार्मूला को अब ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं दी गई कि हमने उसको ऑनलाइन जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हल कर लेना होता है। और ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स की यहाँ पे कि व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ़ रिलायबिलिटी, कौन सा लेवल जो है एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको पहले बताया था कि जो 1 के करीब होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, जो 0 के करीब होगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा। और यानी 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज होती है। और ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट अमंग टेस्ट टाइप्स, तो ये डिफरेंट करता रहता है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है हमारे पास, जो एक वेल स्टैंडर्ड जिसमें तमाम क्राइटेरिया पूरे किए होते हैं, वो 0.90 हो सकता है, ठीक है। और कौन से ज़्यादा डिफरेंस जो आता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है। जब हम पर्सनैलिटी मेजर कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत ऊंच नीच होते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम आ रही होती है, या बहुत हाई भी, लेकिन वहाँ पे रिलायबिलिटी मोस्टली कम ही आती है। द बेस्ट वे टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन द टेस्ट दैट यू आर यूजिंग इज़ टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्राम अदर सिमिलर टेस्ट टू यूज़ एज बेंचमार्क। तो हम जो है ना वो असल बेसिकली हम यही कर रहे होते हैं कि सेम टेस्ट जो है ना बार बार ले रहे होते हैं, और सेम टेस्ट लेने के बाद हम उसके जो स्कोर हैं उनको कोरिलेट कर रहे होते हैं, और फिर बता रहे होते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। जितनी उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी उतना वो टेस्ट रिलायबल होगा, जितनी उसकी कंसिस्टेंसी कम होगी तो वो टेस्ट जो है वो अनरिलायबल होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये 2-4 बातें याद कर लेनी हैं। एक बात तो ये कि जी रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी ये होती है कि उसमें हम जो है कंसिस्टेंसी देख रहे होते हैं टेस्ट की, कि उसमें जो मेजरिंग स्कोर हैं, एक टाइम मेजर किया तो जो स्कोर आए, जो दूसरी दफ़ा मेजर किया तो जो स्कोर आए, उन स्कोर्स का आपस में किस कदर वो जो है ना वो नियरेस्ट हैं। जिस कदर वो नियरेस्ट होंगे उस कदर वो उसकी जो है कोफिशिएंट ज़्यादा होगा और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी 4 टाइप्स हमने देखी। स्टेबिलिटी, जिसमें हम टेस्ट रीटेस्ट कर रहे होते हैं। इक्विवेलेंस, जिसमें हम 2 टेस्ट लेके फिर उनके रिजल्ट को कोरिलेट कर रहे होते हैं। इस तरह तीसरी हमने इक्विवेलेंट और स्टेबिलिटी देखी, जिसमें दोनों चीज़ें, स्टेबिलिटी भी थी, इक्विवेलेंस भी थी, और वो हमने दोनों को देखा और फिर हमने उनको कंपैरिजन किया
यानी हमने एक टेस्ट लिया आज और एक टेस्ट अगले दिन लिया, तो ये तो हमारा इक्विवेलेंस वाला हो गया। और इसी को जो दूसरे दिन हमने टेस्ट लिया, हमने उसका स्टेबिलिटी के तरह के तौर पे दूसरा टेस्ट भी देख लिया। और फोर्थ था इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो हमने कहा कि वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है एज ए होल जिससे होंगे वो एज ए होल भी वैसे ही होंगे। मतलब अगर जो एक ही फार्मूला एक ही तरीके के साथ सारे क्वेश्चन हल होंगे। और फिर इसके हमने 3 जो टाइप्स देखी थी, और उन 3 टाइप्स को हमने कौन सा क्वाड्रेचर सन और क्रॉनविच अल्फ़ा और स्प्लिट हाफ, इन 3 तरीक़ों से हम जो है ना वो इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी मालूम कर रहे होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है अभी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अभी हम थ्योरीज़ की तरफ चल रहे हैं, इंशाल्लाह थ्योरी के बाद हम एमसीक्यूज़ की तरफ भी आएंगे। और आपकी कोई राय है तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।